गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया पेट भर खाना। सुषमा की काम वाली जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करके हॉल में उसके पास आती है। मालकिन, मैंने सफाई बर्तन कर दिए हैं, अब मैं जा रही हूँ, मुझे दूसरी कोठी में भी जाना है। ठीक है, तू जा। कल रात की मसाला भिंडी बची रखी थी, उसे भी भर कर ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। मालकिन, मैंने भिंडी की सब्जी पहले टिफिन में ले लिया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर काम वाली चली जाती है। सुषमा सीधा कुर्सी से उठकर रसोई की सफाई देखने आती है। स्लैब वगैरह तो अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर दिया है, एक बार फ्रिज में देख लेती हूँ कोई बासी खाना न बच गया हो। सुषमा जैसे ही फ्रिज खोलकर चेक करती है तो उसमें 4 दिन की पुरानी मटर पनीर की सब्जी रखी थी, जिसमें से खट्टी महक आते देखकर वो मुंह सिकोड़ लेती है। ये सविता भी ना कभी फ्रिज के अंदर खोल कर नहीं देखती क्या चीज खराब हो रही है। 4 दिन से ये मटर पनीर की सब्जी फ्रिज में रखी पड़ी है, ना तो खुद ही अपने घर ले गई और ना हमें खाने को दिया। अरे कल भी गर्म करके दे देती तो रोटी के साथ खा जाते। इतने दिन से रखे रखे खट्टी दुर्गंध आ रही है, अब तो फेंकना ही पड़ेगा। सुषमा फ्रिज के अंदर से उस मटर पनीर के बर्तन को बाहर निकालकर कूड़े में डालने के लिए लाती है। तभी वो सामने रहने वाले गरीब शांति के घर को देखती है, जिनके घर के हालात गरीब और बड़े खराब से थे। इतने बड़े परिवार को चलाने वाला राकेश अकेला था, लेकिन थोड़ी आमदनी होने के चलते किसी भी दिन उनके घर में ज्यादा खाना नहीं बनता था और ना ही कोई पेट भरकर खा पाता था। अरे मैं तो फालतू में इस मटर पनीर को फेंकने जा रही थी। इतनी सारी मटर पनीर की सब्जी है, इसको फेंकने से अच्छा इन गरीबों को दे आती हूँ। वैसे भी गरीबों में इनके घर तो भरपेट खाना भी नहीं बनता। वैसे भी इतनी महंगी मटर पनीर की सब्जी देखकर ये लोग कहाँ छोड़ेंगे, खा ही लेंगे। खुद के अच्छे खान पान और अमीरी का दिखावा करने के लिए सुषमा शांति के गरीब परिवार को नीचा देखकर मटर पनीर देने के लिए जाती है, जहाँ राशन की किल्लत के चलते दोनों गरीब सास बहू खाना बनाने के विषय पर बात कर रही थी। माँ जी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, इतने थोड़े से राशन में क्या बनाऊं। नाप कर 1 गिलास चावल और 1 मुट्ठी दाल है, इतने में सबके खाने का गुजारा नहीं हो पाएगा। शांति ने उदास होकर उस थोड़े से राशन को देखा और उसी को बनाने को कह दिया। शीतल बहू, फिलहाल के लिए जितने चावल हैं उसी को उबालने के लिए चढ़ा दे और दाल में थोड़ा ज्यादा पानी बढ़ा देना, ताकि सभी को खाने के लिए पूरा पड़ जाए, वरना आधा पेट खाने को तो हो जाएगा। पता नहीं भगवान कब हमारे गरीब परिवार के दिन अच्छे करेगा, कब हम लोग भी पेट भरकर सही से खाना खा पाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं दाल चावल बनने को चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बाकी अभी के लिए बनाने में एक भी सब्जी नहीं है, आज रूखे दाल चावल ही सबको देना पड़ेगा। कोई बात नहीं शीतल बहू, देख ले अगर 2-4 आलू रखा हो तो दाल में उबलने को डाल दे, उसी का चोखा बनाकर थोड़ा थोड़ा सभी को दे देना। बाकी राकेश कमा कर शाम में राशन सब्जी लेकर आएगा। शीतल सब्जी वाली टोकरी में आलू देखने लगती है, लेकिन उसमें सब्जी के नाम पर एक सूखी मिर्ची भी नहीं थी। बाजी सब्जी की टोकरी में एक आलू भी नहीं लगा। बरनी में थोड़ा सा अचार का मसाला लगा है, आज उसी से खा लेंगे। इतने में सुषमा मटर पनीर ले आई। अरे शांति की बहू, आज तुम सब्जी मत बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार के लिए मटर पनीर लेकर आई हूँ। तभी रुचि मोनू दोनों पढ़ाई करना छोड़कर घर में मटर पनीर आया देखकर लालच करने लगते हैं। अरे वाह, आज तो हमें मटर पनीर खाने को मिलेगा, आज तो मैं अच्छे से पेट भर कर खाऊंगा, बल्ले बल्ले शावा शावा। तभी शीतल मोनू को आंखें दिखाती है। मोनू बेटा, जाओ जाकर रुचि दीदी के साथ बैठकर पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी। शीतल बहू, सब्जी ले लो और सुषमा बहन को बर्तन खाली करके दे दो। अरे यार शांति बहन, बर्तन देने की इतनी भी क्या जल्दी, आराम से पहले खा लो, बाद में दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ। मटर पनीर देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखों में पेट भरकर खाना खाने की आस सी लग जाती है। वहीं सुषमा के जाते शीतल मोनू को डांटती है। मोनू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना कि इस तरह से घर में कोई कुछ भी लाकर दे तो लालच मत किया करो। जाने दे शीतल बहू, बेचारा बच्चा है। वैसे इस गरीबी में हम बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना तो दूर, भर पेट खाना भी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए मटर पनीर देखकर खुश हो गया। माँ जी, मैं मानती हूँ कि हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन राकेश जी अकेले जितना कर रहे हैं वो भी बहुत है। आपने देखा नहीं है कि ये किस तरह से पड़ोसन के आगे लालचीपन दिखा रहा था। सुमित्रा आंटी क्या सोचेंगी कि इसको भरपेट खाना नहीं मिलता। बाबू अब गुस्सा मत कर, वैसे अभी के लिए सब्जी का जुगाड़ तो हो गया, आज सब कोई पेट भरकर अच्छे से खा पाएगा। ये ले सब्जी रख दे। माँ जरा ये सब्जी दिखाना तो सही। शांति से सब्जी लेकर किरण उसे महक कर देखती है, जो कि लगभग खराब हो चुकी थी। किरण, तुम मटर पनीर को सूंघ क्यों रही थी? क्योंकि शीतल भाभी, मटर पनीर खराब हो चुकी है, तभी तो मैं सोचूं। वैसे तो ये सुषमा आंटी अपने घर से एक मिर्ची भी किसी को नहीं देने वाली, इतनी महंगी मटर पनीर हमारे परिवार को खाने के लिए कैसे कैसे दे गई।
जैसे अमीर लोगों में किसी को अच्छा खाना खिलाने का दिल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा अपने रसोई की बासी खराब चीज ही दे सकती हैं। घर में खराब मटर पनीर देकर जाने के चलते दामोदर वापस लौटा देने को बोलता है। पता नहीं अमीर लड़कियों ने हमारे गरीब परिवार को क्या समझ रखा है। जब किसी के घर में भी कोई चीज इस्तेमाल की नहीं होती या खराब होती है तो हमको देकर एहसान जता जाते हैं। किरण, जाकर ये मटर पनीर ले आ। नहीं बुआ, आंटी को सब्जी वापस मत दो ना प्लीज, मुझको मटर पनीर खाना है। मोनू की भूख भरी आंखों में मटर पनीर खाने की अभिलाषा देखकर गरीब शांति का कलेजा फटने को हो गया। रहने दे किरण बेटी, इतनी भी खराब नहीं सब्जी, जरा सी खटास आई, गरम करके खा लेंगे। कुछ ही देर में शीतल खाना तैयार कर देती है। इतनी देर में राकेश और सूरज भी आ जाते हैं। किरण सबके लिए चटाई बिछाती है और बहू सबके लिए थाली में खाना डालती है। किरण ये थाली ले जाकर पहले पापा जी, देवर जी और राकेश जी को दे दो। भाभी, पतीले में तो चावल कितने थोड़े से बच गए, अभी तो बच्चे, माँ और हम दोनों भी खाने के लिए बाकी हैं। दोनों नंद भाभी की बात सूरज सुन लेता है और जैसे ही किरण चावल दाल उसके आगे करती है तो ज्यादा खाने से इनकार जताता है। किरण, मैं इतना चावल नहीं खाऊंगा, आधे चावल दाल निकाल लो। पर देवर जी, मैंने तो थाली में उतने ही दाल चावल दिए हैं जितना कि आप रोज खाते हैं। भाभी, आज ज्यादा भूख नहीं है, पेट पहले से ही भरा हुआ है। क्यों भाई, आज बाहर ऐसा क्या खा लिया? इतने कम चावल में पेट भर जाएगा? भैया, इतने चावल भी काफी ज्यादा हैं। शीतल किरण को समझते देर नहीं लगती कि सूरज ने कम भूख होने का बहाना किया था ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। किरण नम आंखों से थाली में से आधा खाना निकाल लेती है। मैं और भाभी खाना खा सके इसीलिए भैया ने अपने हिस्से में से हमारे खातिर खाना बचाया। पता नहीं भगवान कब हमारी गरीबी दूर करेगा, कब तक यूं ही आधा पेट खाना पड़ेगा। थोड़े में ही सब मिल बांट कर जरा जरा दाल चावल खा लेते हैं और बाकी खराब मटर पनीर खाकर पेट भर लेते हैं, जिससे शाम तक मोनू रुचि को उल्टी होने लगती है। मोनू बेटा, क्या हो गया है तुझे? सुबह से 4-5 उल्टी कर दी है तूने। हमें पेट पे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी दोनों बच्चों की हालत खराब होते देखकर शीतल घबरा कर रोने लगती है। माँ जी, देखिए ना, पता नहीं एकदम से दोनों को पेट दर्द और उल्टी हो रही है। बहू, ये सारा असर सुबह वाली मटर पनीर के चलते हो रहा है। मैंने भी जब से सवेरे से मटर पनीर खाई है, खट्टी खट्टी डकार चल रही है। थोड़ा सा अजवाइन और नमक खिला दे, दोनों को अपच खत्म हो जाएगी। शीतल दोनों बच्चों को अजवाइन देती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम किरण पड़ोसन आशा के आंगन में पंडाल लगा देती है, जहाँ 4-5 हलवाई लगकर खाना बना रहे थे। खाने की अच्छी खुशबू उनके गरीब घर के अंदर तक आ रही थी। आहा, कितनी अच्छी सी खाने की खुशबू आ रही है शांति। लगता है किसी के घर में कुछ बढ़िया सा बन रहा है। अरे अपनी पड़ोस वाली आशा है ना, उसके यहाँ पर शायद से कोई पार्टी का प्रोग्राम है। सवेरे से हलवाई खाना बना रहे हैं। तब तो आशा बहन हमारे घर पर भी खाना देने आएगी, तो फिर आज खाना बनवाने की क्या जरूरत है? बहू, आज के लिए खाना रहने दे। दामोदर को आशा के यहाँ से खाना आने की उम्मीद करते देखकर शांति को दुख लगता है। अजी, जब आज तक आशा ने हमारे परिवार को किसी भी खास अवसर पर नहीं पूछा, तो तुम्हें लगता है कि वो हमारे परिवार के लिए खाना देगी? शीतल बहू, तू खाना बना ले। हाँ जी, खाना किस चीज से बनाऊं? न चावल है और न आटा, दोनों खत्म हो रखा है। राकेश जी लाला के यहाँ से राशन लाने को बोल कर गए थे, पैसे बाद में दे देंगे। अच्छा ठीक है, अजी जाओ बनिया के यहाँ से अभी के लिए आधा किलो आटा और 10 रुपए के सोयाबीन ले आना। सोयाबीन की सब्जी रोटी बन जाएगी। ला बहू, राशन वाला थैला दे दे। इस तरह से हाथ में आधा किलो राशन अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि राकेश एक ही बार इकट्ठा आटा चावल का कट्टा रख देता। इकट्ठा राशन रखवाने की बात सुनकर शांति कुड़कुड़ाने लगती है। अरे इतने बड़े परिवार को राकेश अकेले कमाकर चला रहा है, यही बड़ी बात है। अगर एक दिन के लिए घर बैठ जाए तो हम सबके आधे पेट खाने के भी लाले पड़ जाए, समझ गए ना? ऊपर से पता नहीं है सूरज कौन सी कमाई कर रहा है। 2 महीना हो गया इसको नौकरी करते, लेकिन अभी तक इसकी तनख्वाह नहीं आई। जहाँ एक तरफ हर तरह से घर परिवार की खर्चा राकेश चला रहा था, वहीं सूरज अपनी कंपनी के ओनर की बेटी को पसंद कर बैठा था। दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आरोही ने जगह तो यही बताई थी, पता नहीं कहाँ रह गई खुद। तभी आरोही एक्सपेंसिव कार में बैठ कर आती है, जहाँ सूरज रोड पर उसका वेट कर रहा होता है। वो शीशा नीचे करके कहती है, सूरज जल्दी से कार में बैठ जाओ। अरे मगर कहाँ जाना है, पहले बताओ तो। अरे बाबा, तुम अंदर आकर बैठो, बताती हूँ। सूरज गाड़ी के अंदर बैठता है। आरोही, हम कहाँ जा रहे हैं? आई हैव सरप्राइज फॉर यू, और मेरा सरप्राइज तुम्हें काफी पसंद आने वाला है।
थोड़ी ही देर में आरोही एक एक्सपेंसिव से 7 स्टार होटल के बाहर गाड़ी पार्क करते दोनों एक साथ अंदर आते हैं। आसपास में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे जो कि देखने में मिलेनियल लग रहे थे। उनकी टेबल पर ऐसी ऐसी खाने की महंगी डिश सजी हुई थी जिसे सूरज ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। सो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वेल, ये होटल देखने में जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा यहाँ का फूड टेस्टी है। वैसे तुम्हें ये जगह पसंद आई ना? आरोही, इतने महंगे 7 स्टार होटल में जाने की क्या जरूरत थी? ये जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखो हमारे आसपास में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े लोग बैठे हुए हैं। सूरज, डोंट फॉरगेट कि तुम अभी एक हाई क्लास बिजनेसमैन की बेटी के साथ बैठे हो। जानता हूँ आरोही कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो, लेकिन मैं मिडिल क्लास लड़का हूँ। मैं यहाँ के खाने का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। हम ऐसे थोड़ी सस्ती जगह पर चलकर खाना खा लेते हैं। सेम यही खाना वहाँ पर कम पैसे में मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए सूरज आरोही के सामने असहज हो जाता है। सूरज, मैं तुम्हारी बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा 7 स्टार का खाना खाएंगे और तुम बिल की चिंता मत करो, मैं कर दूंगी। इतना बोलकर आरोही टेबल पर रखा मेन्यू उठाकर काफी सारा महंगा महंगा खाना मंगवाती है। अगले 5 मिनट के अंदर टेबल काफी तरह तरह के खाने से भर जाता है जिसमें से वो दोनों बहुत थोड़ा खा पाते हैं। आई एम डन सूरज, तुम खा लो। अरे मगर अभी तो कितना सारा खाना बच रहा है, थोड़ा तो खाओ मेरे साथ। सूरज, मेरा स्टमक फुल हो गया, मैं और नहीं खा सकती। तुम्हें खाना है तो खा लो वरना छोड़ दो। इतना सारा खाना बचा हुआ देखकर सूरज को फेंकने में काफी मोह लगता है। साथ ही उसकी आंखों के आगे अपने परिवार वालों का आधा पेट खाकर गुजारा करने वाली स्थिति भी आ जाती है। ये हम जैसे गरीबों के घर में भरपेट खाने को नहीं मिलता, और भगवान ने जिनको पैसा दे रखा है वो लोग भर भर कर खाना बर्बाद करते हैं। ये सारा खाना घर ले जाता हूँ। सूरज, क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? नहीं खाया जा रहा है तो रहने दो। आरोही, वो मैं कह रहा था कि इतना सारा खाना वेस्ट करने से अच्छा है इसे पैक करवा कर ले चलते हैं। मगर सूरज, ये खाना तो हमारा झूठा है। अगर तुम्हें अपनी फैमिली वालों के लिए लेकर जाना है तो मैं अलग से पैक करवाती हूँ। सूरज शर्म के मारे आरोही के आगे दिखावटी दौर पर मना करता है। आरोही, मुझे खाना अपनी फैमिली वालों के लिए नहीं चाहिए, मगर इस खाने में भी तो पैसे लगे हैं, तो फिर इतना सारा खाना वेस्ट करने से अच्छा रोड साइड गरीब बच्चों को दे देंगे तो वो लोग खा लेंगे इसे। दिस इज द गुड आइडिया। ऐसे फूड भी वेस्ट नहीं होगा और वो बेचारे बच्चे भी पेट भरकर खाना खा लेंगे। पता है सूरज, तुम्हारा यही हेल्पफुल बिहेवियर देखकर मैंने तुम्हें पसंद किया था। आरोही सूरज के लिए उस सारे बचे खाने को पैक करवा देती है। बस बस यही रोक दो, पास में घर है, मैं चला जाऊंगा। सूरज, तुमने आज तक मुझे अपना घर नहीं दिखाया। आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, कम से कम आज तो मुझे अपनी फैमिली वालों से मिलवा दो। इसी बहाने मैं भाभी के हाथों का कुछ अच्छा सा बना हुआ खा लूंगी। आज तो तुम्हारे घर में कितना कुछ बना होगा। आरोही, अभी मैंने तुम्हारे बारे में घर में किसी को बताया नहीं है। हम दोनों एक साथ ऐसे चलेंगे तो अजीब सा लगेगा, फिर किसी दिन मिलवा दूंगा। ओके फाइन, बाय। आरोही के जाने के बाद सूरज वो खाना अपने घर लेकर आता है जहाँ शांति उसका मुंह मीठा करवाने के लिए थोड़े से आटे का हलवा बना रही थी। दोनों बच्चे चूल्हे के पास ही बर्तन लिए बैठे भूख से देख रहे थे। दादी दादी, हलवा बनाकर सबसे पहले मुझको देना, मुझको जोर की भूख लगी है। ओए मोनू के बच्चे, क्या है? दादी तुझको हलवा नहीं देंगी बल्कि मुझको देंगी, क्योंकि सुबह तूने पेट भर के 2 रोटी खाई थी और मुझको बस 1 रोटी मिली थी। मेरा पेट भी नहीं भरा था। रुचि की बात सुनकर मोनू हलवा खाने के लिए जिद करने लगता है। दादी, मुझको भी हलवा खाना है, मुझको हलवा दोगे ना? मोनू बेटा, अच्छे बच्चे ऐसे जिद नहीं करते। दादी ने चाचा के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया। अभी मैं खाना बनाऊंगी तब तुम रोटी खा लेना। मुझको नहीं खा रहा सूखी रोटी, मुझको हलवा खा रहा है। दादी मुझको जरा सा हलवा दे देना। मोनू को इस तरह से बिलखते देखकर शांति को मोह लगता है। अरे मेरे लाडले, मैं तुझको अभी हलवा खाने को दूंगी, अब चुप हो जा। इतने में खाने की पन्नी लेकर सूरज अंदर आता है। बुआ, दादी, मम्मी देखो, चाचा हम सबके लिए बाहर से खाना लेके आए हैं। मम्मी मम्मी, आज तुम्हें पेट भर कर खाना खाने को मिलेगा। हाँ बेटा, आज सब कोई पेट भर कर खाएगा, क्योंकि आज चाचा सबके लिए बहुत सारा खाना लेकर आए हैं और हम सब लोग आज अच्छे से खाएंगे। क्या जरूरत थी बाहर से खाना खरीद कर लाने की? अरे इन्हीं पैसों का घर में राशन पानी भरवा देता तो महीना भर चलता। सब कोई भर पेट अच्छे से खा सकते। जितने का तू बाहर से 1 टाइम का खाना खरीद कर लाया है, अरे उतने में हमारे परिवार में 4 टाइम का खाना पकता। सूरज के बाहर से खाना लाने के चलते शांति काफी ज्यादा गुस्सा करके दिखाती। वहीं बूढ़े दामोदर का मन खाने की खुशबू से ललचा रहा था। अरे शांति, सूरज कितने मन से हम सबके लिए बाहर से खाना लेकर आया है, तो खा लेते हैं। कौन सा रोज रोज थोड़े ना बाहर से खरीद कर खाते हैं। अजी, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारे मुंह से खाने के लिए लार चू रहा है?
एक दिन बाहर का महंगा खाना खाओ और बाकी दिन घर का भरपेट खाना भी नहीं जुड़ता है। माँ कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो, आज भैया का जन्मदिन है, चलो खाते हैं। भाभी जल्दी से खाना निकाल लीजिए, अभी गरम गरम होगा वरना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, थोड़ा खाना राकेश के लिए भी बचा कर रख देना। माँ जी मैं रख दूंगी। शीतल सारे पैकेट खोलकर उनमें से खाना थाली में डालती है। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। अरे वाह, इस खाने में से कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। आज तो खाने में दाल मखनी, मटर पनीर, मलाई चाप, कितनी यम्मी यम्मी डिश है। मोनू सब्जी में से गपागप पनीर उठा उठा कर खाने लगता है, जिस पर रुचि। अरे बुक्कर के बच्चे, सारा पनीर तो अकेला रख जाएगा क्या? हमारे लिए भी बचा दे। दादा दादी बुआ मम्मी चाचा सब लोग खाने को बाकी है। क्या है तुमको रुचि दीदी, आज तो कितना सारा खाना है, मुझे टोको मत, खाने दो। मोनू बेटा सब्जी थोड़ा लिमिट से खाओ, बाकी सभी भी तो खाएंगे ना। सभी एक साथ खाना खाना शुरू करते हैं। सबके चेहरे पर अच्छा महंगा खाना खाने की उत्साह भरी थी। सभी को खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन रोज की तरह आज भी सबको खाना कम पड़ जाता है। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन आज भी पेट नहीं भरा। अजी, तुमको तो खाने का स्वाद भी अच्छा चाहिए और थाली भरकर भी खाना चाहिए। वैसे भी रात के समय हल्का खाना खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। ज्यादा भारी खाना खाने से अपच हो जाती है। शांति ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन सच तो ये था कि कम खाने की क्वांटिटी के चलते सही से किसी का भी पेट नहीं भर पाया था। इसी तरह समय बीतता है। एक दिन आरोही और सूरज के पिता दोनों को एक साथ में देख लेते हैं। अरविंद जी, खाना लगा दूं? नहीं, रहने दीजिए अंजना जी, भूख नहीं है। हाँ जी, मैंने सारी चीज आपकी मनपसंद की बनाई है। शाही पनीर, मिक्स वेज, नान, रोटी और मटन करी भी है। मैंने एक बात कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं है, तो फिर आप क्यों जिद कर रही हैं अंजना जी? अरविंद गुस्से में आकर डाइनिंग टेबल पर सजा कांच का जग जमीन पर गिरा देता है। इतने में आरोही घर में एंट्री करती है। पहली बार अपने पिता का इतना गुस्सा भरा बर्ताव देखकर वो भी काफी डर जाती है। अरविंद जी, मैं देख रही हूँ जब से आप बाहर से आए बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। कोई बात है तो शेयर कीजिए। अंजना, तुम्हें बताने से तुम क्या मसला हल कर दोगी? तुमसे जब तुम्हारी एक बेटी नहीं संभाली गई, नाक कटवा कर रख दिया उसने मेरी। उस 2 कौड़ी के गरीबजादे सूरज के साथ सड़कों पर घूम रही थी, और उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि अच्छा खाना अफोर्ड कर सके। इतनी पुअर क्लास फैमिली से आता है वो कि उसके लंच बॉक्स में भरपेट खाना भी नहीं होता, तो क्या वो इसका पेट भरवा सकेगा? पूछो अपनी बेटी से। अपने पिता के सवाल उठाने पर आरोही की आंखें नम हो जाती हैं। डैडी, मैं जानती थी जब आपको मेरे और सूरज के बारे में पता चलेगा तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो आप ही की तरह कोई बिजनेस टाइकून लड़का चाहेंगे। पर पापा, आपका पसंद किया लड़का भले ही मेरे लिए एक्सपेंसिव खाना अफोर्ड करवा सकता है, लेकिन भूख नहीं। मुझे लग्जूरियस लाइफ दे सकता है, लेकिन उसके साथ आप मुझे खुश नहीं देख पाओगे। भले सूरज मुझे भरपेट खाना नहीं दे पाएगा, पर मैं उसके साथ नमक रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी। सुन लिया ना तुमने अपनी बेटी के शब्द अंजना? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बेशर्मी दिखाएगी। अब इसका बाहर आना जाना बिल्कुल बंद करो। अब इसकी शादी मेरी पसंद से होगी, जहाँ मैं चाहूंगा। अपने पिता के किए सूरज से शादी ना करवाने के फैसले को सुनकर आरोही रोने लगती है। ठीक है डैडी, आपने अपना फैसला तो सुना दिया, अब एक डिसीजन मेरा भी सुन लीजिए। यदि आपने सूरज के अलावा कहीं भी मेरी शादी की तो मुझे जिंदगी में कभी खुश नहीं देख पाएंगे। इतना बोलकर आरोही रोते रोते सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अंजना अरविंद को समझाती है, देखो जी, कोई भी फैसला सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े या हम अपनी बेटी को खो दें। आरोही की जिद के आगे हार कर अरविंद उसकी शादी सूरज से करवा देता है। शादी के पहले दिन आरोही सुबह सुबह नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते मम्मी जी, आप बता दीजिए पहली रसोई में खाने के लिए क्या क्या बनाना है? कल मैं एक ऑनलाइन सीरीज देख रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि हर एपिसोड के लिए भुगतान करना पड़ता है। जब मैंने अंत देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक मासिक सदस्यता की लागत से अधिक पैसा खर्च कर दिया। और क्या हुआ, मेरी पत्नी ने इसे बिना एक पैसा खर्च किसी भी कनस्तर में राशन का एक कतरा भी नहीं बचा है। ऐसे में छोटी बहू की चूल्हा चढ़ाई की रस्म कैसे करवाऊं? जेठानी जी, मुझे खाना बनाने के लिए राशन दे दीजिए। आरोही के राशन मांगने पर शीतल संकोच में आ जाती है।
देवरानी जी, दरअसल राशन खत्म हो रखा है, मैं बस लाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप अकेले कितना राशन लेके आ पाएंगी? दोनों एक साथ ले आएंगे। अब शीतल आरोही को लेकर जैसे ही राशन लेने के लिए जा रही होती है तो पड़ोस ने देख देख कर बातें बनाती हैं। देख रही हो, सुषमा जी पहनावे से तो ये काफी ज्यादा अमीर घर सी लग रही है। शांति की छोटी बहू, पता नहीं क्या देखकर शादी कर ली। अरे वही तो गायत्री बहन है, जिन लोगों के घर में पेट भरकर खाना भी नहीं बनता, उन लोगों के घर में पता नहीं किसने अपनी बेटी दे दी भूखा मारने के लिए। पड़ोसन की इस तरह की बातें सुनकर शीतल आरोही के आगे खुद को असहज महसूस करती है। दोनों कुछ देर में राशन वाले की दुकान पर आती हैं, जहाँ शीतल को देखकर राशन वाला उसे भगाने लगता है। अरे ओ शांति की बहू, जैसे आई हो वैसे उल्टे पैर लौट जाओ। मैं तुम्हारे परिवार वैसे किसी को राशन नहीं देने वाला। ऐसा मत बोलिए लाला जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। आज राशन दे दीजिए, शाम तक पैसे दे दूंगी। अरे भाई, झांसा दे देकर पहले ही तेरे परिवार ने 3000 रुपए से ऊपर का उधार कर रखा है इस महीने में। अब और उधार का धंधा नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैंने उधार देना बंद कर दिया है। राशन चाहिए तो नकद मिलेगा। अपने गरीब ससुराल की इतनी बुरी हालत देखकर आरोही को दुख लगता है। तभी राकेश भी दुकान पर आ जाता है। लाला, ये पकड़ो 500 रुपए, अब तो राशन दे दोगे? अरे बिल्कुल दे दूंगा भैया राशन। हिसाबदारी में ठीक रहोगे तो मैं क्यों मना करूंगा राशन पानी देने से। आखिरकार मैंने अपनी दुकान इसीलिए तो खोल रखी है। बनिया स्वभाव का बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वहीं कई बार वो पैसे काटने में हेर फेर किया करता था, क्योंकि शांति के परिवार में पूरे महीने भर उधार में ही राशन पानी जाया करता था। शीतल 500 रुपए में राशन का थोड़ा थोड़ा सामान तुलवा लेती थी। तब दोनों सामान लेकर घर आते हैं। देखकर पता ही नहीं चल रहा कि रसोई में 500 रुपए का राशन आया। देवरानी जी, राशन लिमिट में बनाना ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। जी दीदी। आरोही अपनी पहली रसोई में सबके लिए पूरी सब्जी बना ली। दीदी, इतनी पूरी में सबका अच्छे से पेट नहीं भर पाएगा, मैं थोड़ी और पूरी बना लेती हूँ आटा गूंथ कर। नहीं देवरानी जी, रहने दीजिए, दोबारा आटा गूंथने की आवश्यकता नहीं है। इतनी पूरी में सबका हो जाएगा। थोड़ी देर में आरोही सबको परोस कर खिलाती है। अरे वाह, चाची ने कितनी स्वादिष्ट नमक वाली कचौरी बनाई है। चाची, मुझको 2 पूरी और डाल दो, मैं और खाऊंगा। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। आरोही जैसे ही मोनू को पूरी देने के लिए पतीले में देखती है तो पूरी खत्म हो चुकी थी। कढ़ाई में सब्जी भी जरा सी लगी थी। क्या हुआ छोटी बहू, पूरी नहीं बची क्या? जी नहीं माँ जी, पूरी खत्म हो गई। भाभी, अभी तो आप और बड़ी भाभी खाने के लिए बाकी बची हो, आप क्या खाओगे? किरण, तुम हमारी चिंता मत करो, रात के थोड़े चावल बचे रखे, मैं और आरोही उसे फ्राई करके खा लेंगे। शीतल रात के बचे चावल को भूनती है, जो कि बड़े थोड़े से थे, जिसे खाकर दोनों का पेट भी नहीं भरता। इसी तरह आरोही को बहू बनकर अपने गरीब ससुराल में आए 1-2 महीना हो जाता है। बाकी सदस्य भर पेट खाना खा सके, इसलिए वो दोनों ज्यादातर दाल या चावल का पानी पीकर पेट भरती है। दीदी, आखिर कब तक हम इस तरह से आधा पेट खाकर गुजारा करेंगे? मैं सोच रही हूँ मैं कोई नौकरी कर लूँ। एक व्यक्ति पर पूरे घर के खाने पीने का खर्च चलाने का भार देने से अच्छा 2-3 व्यक्ति कमाने वाले होंगे तो घर ढंग से चलेगा। आरोही जब अपनी नौकरी की बात ससुराल वालों के आगे रखती तो सब मान जाते। वहीं काफी ज्यादा पढ़े लिखे होने के चलते उसकी 25,000 की स्टार्टिंग सैलरी से नौकरी लग जाती है। सूरज भी जिम्मेदारी से काम करने लगता है। अगले 1 महीने की तनख्वाह आने तक सब लोग आधा पेट खाते हैं। वहीं महीना पूरा होते ही तीनों की तनख्वाह आ जाती है। आरोही अपनी सैलरी से घर में 1 महीने का इकट्ठा राशन डलवाती है। वहीं राकेश एक्स्ट्रा में भरा हुआ सिलेंडर ले आता है। सभी पड़ोसन की आंखें उनके घर में आए महंगे राशन पर जमी थी। हाय मोनू, देख हमारे घर में अब की बार कितना सारा राशन आया, अब तो पेट भर कर खाने को मिलेगा। रुचि दीदी, देखो चाची बढ़िया वाला घी लाई है, अब तो मैं डेली घी वाली रोटी खाऊंगा। मुझको घी चुपड़ी हुई रोटी खाने में अच्छी लगती है। जहाँ दोनों बच्चों के चेहरे पर अब भर पेट खाना खाने की खुशी दिख रही थी, वहीं ससुराल वाले भी खुश थे। उस दिन दोनों बहू मिलजुल कर सबके लिए भर भर कर तरह तरह का खाना बनाती हैं, जैसे कि शाही पनीर, दाल मखनी, राजमा चावल, नान रोटी, पुलाव, मिठाई जैसी कई वैरायटी। बहू, आज तो तुम दोनों ने हम सब की दावत ही कर दी। कितना सारा भर भर कर खाना बनाया है। आज तो ऐसा लग रहा है कि खा खा कर मेरा पेट ही फटने वाला है। आज आप सब लोग अच्छे से खाना खाइएगा, क्योंकि सारी चीज आप सबकी पसंद की बनी है। सभी बड़े चाव से अपनी अपनी थाली में से खाना शुरू करते। वहीं आज गरीब ससुराल वालों के घर से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आते देखकर पड़ोसन सुषमा की शक्ल बनी हुई थी। मम्मी जी, आपको दाल मखनी थोड़ी और डालूं? कैसा स्वाद है, अच्छी तो लग रही है ना? पेट भरकर खाना खाने की खुशी शांति की आंखों में छाई नमी में झलक रही थी। बहू,
सब कुछ बहुत ही बढ़िया बना है। छोटी बहू हमारे परिवार में अन्नपूर्णा का रूप बनकर आई। आज उसी की वजह से हमारे परिवार में सबको भरपेट खाना खाने को मिला, वो भी इतना अच्छा और स्वाद भरा। मम्मी जी, मैं इस तारीफ की हकदार अकेली नहीं हूँ, बल्कि शीतल दीदी भी है। अगर उन्होंने पूरा घर अकेले संभाला तभी तो मैं बाहर जाकर नौकरी कर पाई। हाउसवाइफ की जिम्मेदारी अपने आप में सबसे बड़ी होती है। आखिर में सबने पेट भरकर खाना खाया और उस दिन के बाद से कभी भी गरीब ससुराल वालों को आधा पेट खाकर गुजारा करने जैसा दिन आरोही ने कभी नहीं दिया। अमीर और गरीब बहू की सफलता। एक दिन सोनिया अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के कैंपस में बातें कर रही होती है। भाई मजे हैं तो इस सोनिया के, देखो तो कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है सोनिया ने। इसके तो सारे कपड़े अच्छे होते हैं और इस बार का तेरा हेयर स्टाइल भी काफी बढ़िया लग रहा है सोनिया। थैंक यू गाइस। सारी सहेलियां बात कर रही होती कि तभी नीलम कॉलेज में एंटर करती। नीलम एक गरीब घर की लड़की थी, उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन मिला था। वहीं उसके पुराने कपड़े और रहने का सिंपल तरीका देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। एक हमारी सोनिया है, इतनी मॉडर्न और क्लासी, और एक ये बहन जी है, भाई इसके बाल देख कितने ऑयली हैं, ऐसा लग रहा है ऑयल फैक्ट्री से डायरेक्ट कॉलेज आ रही है। और इसके कपड़े भी देखना, कैसे बहन जी टाइट कपड़े पहने इसने। सभी नीलम के बारे में बात कर रहे थे और नीलम सब सुन लेती है। भाई इस बहन जी की चप्पल तो देख, ऐसी चप्पल हम बाथरूम में भी पहन कर नहीं जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है या तुम जैसा नहीं है तो तुम लोग दे तो दोगी नहीं। मेरा मजाक उड़ाने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। आजकल की गरीब लड़कियों के भी काफी तेवर है, पता नहीं कहां से आ जाती है मुंह उठाकर स्कॉलरशिप के बेसिस पर पढ़ने। चलो गाइस, सारी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। ऐसे एक दिन नीलम आफ्टर लेक्चर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी देखो तो ये बहन जी आफ्टर लेक्चर भी पढ़ाई कर रही है। ऐसा लग रहा है आफ्टर कॉलेज बहुत बड़ी कलेक्टर बनने वाली है। कलेक्टर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जिंदगी में कुछ बेहतर करने की लालसा है। तुम जैसे गरीब बस डायलॉगबाजी ही कर सकते हो और कुछ नहीं। मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं काम करना नहीं जानती या काम नहीं कर सकती। कितना भी घिस लो, रहोगी तो गरीब ही। देखना, मैं तो आफ्टर कॉलेज यूएस जा रही हूँ अपनी एमबीए की पढ़ाई करने के लिए। फिर इंडिया आकर मस्त सी जॉब करूंगी और महीने के लाखों कमाऊंगी। तुम जिस नाले से निकल कर आई हो उसी गरीबी की गंदगी में फिर चली जाओगी। सोनिया और उसकी फ्रेंड्स नीलम पर हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। नीलम ने जीवन में बहुत बड़े सपने तो नहीं देखे थे, लेकिन वो जिस गरीबी से गुजर रही थी वो नहीं चाहती थी कि उसकी आगे की जिंदगी भी उसी में गुजरे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कॉलेज खत्म होते ही सोनिया अपने फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली जाती है। वहीं नीलम अब घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करने लगती है। बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई ना? जी पापा, अब तो पढ़ाई पूरी हो गई है। अजी अब तो नीलम की शादी की उम्र भी हो रही है, क्यों ना हम इसकी शादी करा दें। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे सिलाई सीखनी है। मैं चाहती हूँ कि सिलाई सीखकर खुद से लोगों के लिए कपड़े सिलकर पैसे कमाऊं, ताकि हमेशा हमें गरीब ना रहना पड़े। बेटा, कपड़े सिलकर पेट पाला जा सकता है, अमीर नहीं बना जा सकता। रही बात अगर तेरा मन है सिलाई सीखने का, तो पड़ोस की सुजाता कपड़े अच्छे सिलती है, उसे काम के लिए एक लड़की की जरूरत भी है। मैं उससे बात कर लेती हूँ, तो उसके यहाँ जाकर उसकी सिलाई में मदद करना और वो तुझे सिलाई सिखा भी देगी। ठीक है माँ, कल मैं सुजाता काकी के यहाँ टाइम से जाकर सिलाई सीख लूंगी। जिसके बाद रीना जी अपनी पड़ोसन सुजाता से बात करती है और नीलम अगले दिन से सुजाता की टेलरिंग की दुकान पर जाकर उसके साथ काम करती है और सिलाई सीखने लगती है। एक तरफ नीलम सिलाई सीख रही थी और दूसरी तरफ उसके माता पिता उसके लिए लड़का देख रहे होते हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और अब नीलम सिलाई सीख चुकी थी, साथ में घर को अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन, नीलम बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। बेटा, हमारी हैसियत नहीं है कि हम लाखों रुपए दहेज दें। लड़का गरीब है लेकिन तुझे बहुत खुश रखेगा। पापा, मुझे कोई एतराज नहीं है, आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। जिसके बाद पवन अपनी माँ सुनिधि और बहन कीर्ति के साथ नीलम को देखने आता है। लड़की तो बहुत सुंदर है, और देखो ना माँ, इन्होंने घर भी अच्छे से संभाल रखा है। नीलम जी, आपको मुझसे शादी करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नीलम ना में सिर हिला देती है और कुछ देर तक दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और नीलम और पवन का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में बहुत ही सादे सिंपल तरीके से नीलम और पवन की शादी हो जाती है और नीलम बहू बनकर पवन के घर आ जाती है। वहीं सोनिया फॉरेन में अपना एमबीए कर रही होती है और उसे वहीं पर रोहन मिलता है, जो कि काफी अमीर घर से था। सोनिया को रोहन से प्यार हो जाता है।
रोहन देखो ना, अब तो MBA भी पूरा होने वाला है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इंडिया जाकर हम शादी कर लें और फिर दोनों साथ में खुशी से कमाएंगे और रहेंगे। हाँ सोनिया, मे बी डोंट वरी, इंडिया जाते ही मैं अपने पेरेंट्स से शादी की बात करूंगा और तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। ओके बेबी। जिसके बाद MBA पूरा होते ही दोनों इंडिया आ जाते हैं और अपने घर में शादी की बात करते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सोनिया और रोहन की शादी से। बस सोनिया रोहन को कह दो कि अपने पेरेंट्स को ले आकर बात कर ले। हाँ बेटा, रोहन से कह देना अपने मम्मी पापा को लेकर मिल ले। अगले दिन रोहन अपने मम्मी पापा के साथ सोनिया के घर आता है। सोनिया का घर और मॉडर्न सोनिया रोहन के माता पिता को काफी पसंद आती है। सोनिया से मिलने के पहले मैं तो बहुत डरी थी कि कैसी लड़की होगी, कौन होगी, लेकिन अब मेरी चिंता एकदम दूर हो गई है। सोनिया तो वैसे ही मॉडर्न बहू है जैसी हम अपने रोहन के लिए ढूंढ रहे थे। चलो भाई साहब बहन जी, अब तो मुंह मीठा कराइए, शादी की तैयारियां शुरू करें। जी। जिसके बाद प्रिया सभी का मुंह मीठा कराती है। रोहन और सोनिया का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में रोहन और सोनिया की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है और सोनिया रोहन के घर की बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सोनिया की सास उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। सोनिया का ससुराल भी उसके मायके की तरह ही काफी अमीर था। उसे वहाँ पहनने ओढ़ने के लिए किसी तरह की रोक टोक भी नहीं थी। सोनिया अपने ससुराल में बहुत ही मजे से रह रही थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जब सोनिया छत पर धूप सेकने जाती है तो देखती है उसके पड़ोस की एक गरीब छत पर एक महिला कपड़े फैला रही थी, जिसने हल्के रंग की पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। अरे ये तो वो गरीब नीलम है। अरे वो गरीब लड़की। नीलम पास की अमीर छत पर देखती है जहाँ से सोनिया आवाज लगा रही थी। तुम यहाँ? हाँ, शादी हो गई ना मेरी, अब तो मैं और भी अमीर हो गई। लेकिन ये क्या, तुम्हारी हालत तो अभी भी वही पर टीचर वाली है। क्या हुआ? बड़ा कमाने की बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब लोगों के घरों में कपड़े धोकर सुखाने के काम शुरू किए हैं क्या? नहीं नहीं, ये मेरा ससुराल है, अब मेरी शादी हो गई है। वो तो दिख रहा है। चलो मैं जाती हूँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। MBA के बाद सोनिया की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई थी और वो महीने का लाख रुपए कमा रही थी, जिससे सोनिया बहुत खुश थी। वाह सोनिया, आई एम सो लकी, मुझे वर्किंग बहू मिली। थैंक यू मम्मी जी। चलो आई एम गोइंग टू ऑफिस, शाम में मिलते हैं। ओके डार्लिंग, गो सेफ। सोनिया मजे से अपना पर्स टांग कर ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में काम करने लगती है। वाह सोनिया, वी आर सो लकी, कॉलेज में भी साथ में थे और अब देखो ऑफिस में भी साथ में हैं। आई एम सो लकी कि तू मेरी HR है। अब तो सैलरी इंक्रीमेंट में नो टेंशन। डोंट वरी। दोनों सहेलियां आपस में बात करती हैं और काम में लग जाती हैं। जहां सोनिया का ससुराल अमीर और वेल सेटल्ड था, तो वहीं नीलम का पति एक 15,000 की नौकरी करता था और नीलम की सास सुनीति टीबी की मरीज थी। उनकी दवाइयां, कीर्ति की पढ़ाई और घर खर्च को मिलाकर पवन की पगार महीने भर के खर्च के लिए कम पड़ जाती थी। लेकिन नीलम इसी में जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन, नीलम ये लो 12,000 रुपए, इसमें माँ की दवाई और घर का राशन ले आना। अजी बाकी के 3,000 रुपए? शादी में एक दोस्त से उधार लिया था, उसका उधार वापस कर दिया। ठीक है, लेकिन इतने कम में घर कैसे चलेगा? इस बार एडजस्ट कर लो, मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, जहाँ अच्छी नौकरी मिल गई सब सही हो जाएगा। नीलम पवन की अच्छी नौकरी के आस में बैठी रहती है, लेकिन घर के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जाते हैं। एक दिन जब नीलम अपनी सास की सेवा कर रही होती है, सोनिया उसके घर के सामने से गुजर रही होती है। अरे ये टीचर मैडम तो अपनी सास की सेवा में लगी है। तुम तो कह रही थी कि काम करके बहुत अमीर बन जाओगी, क्या हुआ? बन गई अमीर? तुम्हारी हालत तो कटोरा लेकर रोड पर बैठने वाली दिख रही है। देखा, मैंने तो अपने सपने पूरे कर लिए और पूरे कर रही हूँ। लाख रुपए कमा रही हूँ महीने का और कुछ दिनों में और इंक्रीमेंट होने वाला है। सोनिया, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुमसे क्या ही दिक्कत होगी? अरे तुम ही हो, जब देखो तब मेरे इर्द गिर्द मक्खी की तरह घूमती हो। एक कॉलेज, एक एरिया में रहना, अब देखो एक ही मोहल्ले में ससुराल। तो तुम ही तो मेरे पीछे पड़ी हो और मुझे तुम जैसी गरीब लड़की नहीं पसंद। बस इसीलिए मैं अपनी भड़ास निकालती रहती हूँ। फिर सोनिया वहाँ से चली जाती है। आप ऐसी बेवकूफ लड़की की बात कैसे सुन सकती हो? कितनी बातें सुना कर गई वो आपको। कोई बात नहीं कीर्ति, आज हम लोग गरीब हैं तो लोग सुना रहे हैं, एक दिन देखना हम भी अमीर होंगे। एक तो मेरी तबीयत ने तुम्हें बहुत तंग कर रखा है, माफ कर देना बहू। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी सेवा मेरा कर्तव्य है। वहीं अब नीलम सोचने लगती है कि उसे कुछ तो काम करना होगा, ऐसे घर नहीं चलेगा। वहीं रात में जब पवन घर आता है, सुनो ना, मैं सोच रही हूँ
कि मैं सिलाई का काम शुरू करूं। मैंने शादी के पहले सिलाई सीखी है और उससे ठीक ठाक पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन सिलाई के लिए मशीन भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगी? शादी की मुंह दिखाई के जो पैसे मिले थे मैंने संभाल कर रखे थे, उसी से। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ही मदद हो जाएगी। ठीक है, फिर तो कल ही चलकर मशीन ले आते हैं। अगले दिन नीलम पवन के साथ जाकर मुंह दिखाई के पैसों से नई सिलाई मशीन खरीद कर लाती है। वहीं कीर्ति अपनी भाभी के नए काम के लिए बोर्ड बनाती है। यहाँ सिलाई का काम किया जाता है, ब्लाउज, सूट और हर तरह के कपड़े सिले जाते हैं। वाह, ये बोर्ड तो परफेक्ट लग रहा है। भाभी आ गई आप? ये देखिए मैंने आपके लिए ये बोर्ड बनाया, कैसा है? अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चलो साथ में बाहर टांग देते हैं। जिसके बाद कीर्ति के हाथ से बना हुआ बोर्ड नीलम और कीर्ति मिलकर घर के बाहर एक कील में टांग देती हैं। और जब सोनिया अपनी कार से ऑफिस जा रही होती है तो वो उसका बोर्ड पढ़ती है। कैसी गवार है यहाँ सिलाई का काम लिया जाता है ऐसे बनेगी अमीर। खैर मुझे क्या, मैं तो अपनी लैविश लाइफ में खुश हूँ। जिसके बाद सोनिया अपने ऑफिस चली जाती है। गुड मॉर्निंग सर। सोनिया, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? 10 बजे का ऑफिस है, 11 नहीं। जब तुम्हारा मन करेगा तब आओगी और जाओगी। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। सॉरी बॉस, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें जो प्रोजेक्ट दिया था जल्दी से उस पर काम करो। सारे डिजाइन मुझे मेल करो। 3 दिन में प्रेजेंटेशन है। ओके 3 दिन में प्रेजेंटेशन है। ओके बॉस। फिर सोनिया अपने डेस्क पर बैठकर आराम करने लगती है। वहीं नीलम अपने घर का सारा काम निपटा कर सास को दवा देती है और ननद पति को उनका टिफिन देती है। जिसके बाद नीलम स्क्रैप से कपड़े लेकर सस्ते कपड़ों पर डिजाइन करके सुंदर कुर्तियां सिलती है। तभी एक औरत उसके यहाँ आती है। यहाँ ब्लाउज सिला जाता है क्या? जी आइए, कैसा ब्लाउज चाहिए आपको? आप डिजाइन बता दो, मैं नाप ले लेती हूँ। जैसा डिजाइन चाहिए वैसा ही बना दूंगी। बस बैक से मटका गला और ये स्लीव थोड़ी लंबी रहेगी। सिंपल ही ब्लाउज सिलवाना है। नीलम जल्दी से झिलमिल का नाप ले लेती है। आप शाम तक आ जाइए, मैं सिलकर दे देती हूँ। फिर नीलम घर के सारे काम निपटा कर ब्लाउज सिलने में लग जाती है और शाम तक झिलमिल का ब्लाउज तैयार कर देती है। हो गया तैयार। जी आप एक बार पहनकर चेक कर लीजिए। झिलमिल नीलम का सिला हुआ ब्लाउज पहनकर चेक करती है और उसे नीलम की सिलाई काफी पसंद आती है। वाह, यकीन नहीं होता, इतना परफेक्ट ब्लाउज एक बार में। और दूसरे टेलर तो हफ्ते लेते हैं सिलने में, तुमने तो 2 घंटे में मेरा ब्लाउज रेडी कर दिया। थैंक यू। मैं अपनी सहेलियों को भी तुम्हें ही रिकमेंड करूंगी। फिर झिलमिल सिलाई के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक और लड़की वहाँ आती है। मेरा गाउन सिलना था, सिटी जाने में बहुत समय चला जाएगा और इतनी जल्दी कोई गाउन रेडी नहीं कर सकता, क्या आप सिल दोगी? जी जी, कब तक चाहिए? परसों मेरा ग्रेजुएशन डे है, मुझे वहाँ इसे पहनकर जाना है। परेशान मत होइए, आपका काम हो जाएगा। नीलम रात में घर का काम जल्दी निपटा कर शालिनी का गाउन सिलने लगती है और रात भर जाग कर उसका गाउन तैयार कर देती है। वहीं अगले दिन आई कांट बिलीव, आपने मेरा गाउन इतनी जल्दी तैयार कर दिया। इतनी जल्दी तो कोई टेलर नहीं करता, और तो और ऑनलाइन डिलीवरी भी इतनी फास्ट नहीं है। थैंक्स। कितने पैसे हुए? 500। ये लीजिए, बहुत सुंदर गाउन बनाया है, थैंक यू। नीलम ने नया काम ही शुरू किया था, लेकिन उसके काम के तरीके से वहाँ आने वाले ग्राहक काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों सभी को नीलम के यहाँ अपने कपड़े सिलवाने के लिए ही रिकमेंड करते हैं। वहीं सोनिया के ऑफिस में। सोनिया, मैंने जो डिजाइन तैयार करने को कहा था वो हुआ या नहीं? सर आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं बस 2 घंटे में करके देती हूँ। डैम, यू आर टू स्लो। जल्दी करो, क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें डिजाइन दिखानी है। जी सर। सोनिया फटाफट डिजाइन क्रिएट करती है और उसे ऑफिस के मेल आईडी पर सेंड करती है। 5 मिनट में प्रेजेंटेशन है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जिसके बाद सोनिया फ्रेश होने चली जाती है। वहीं सुरुचि, जो कि उसकी कॉलेज की फ्रेंड और ऑफिस में एचआर थी, वो सोनिया के बनाए डिजाइन में मिनिमल चेंजेस कर देती है, जिससे वो अब उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते जितना सोनिया ने बनाया था। यही प्रेजेंटेशन में क्लाइंट्स को वो डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और क्लाइंट्स नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। सोनिया, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। इस लॉस की भरपाई अब तुम्हारी पेमेंट से होगी। बॉस इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं सोनिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं अगले दिन बॉस सोनिया को फिर एक प्रेजेंटेशन देते हैं। सोनिया, ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राघव नहीं है, इसलिए मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करके मुझे मेल कर देना। ओके बॉस। सोनिया फ्रेश माइंड से प्रोजेक्ट करने बैठ जाती है, लेकिन काम बहुत ज्यादा हेक्टिक होने के कारण उसे नींद आने लगती है और वो झपकी ले लेती है। वहीं सोनिया के बॉस ये सब देख लेते हैं। मैंने कैसे एम्प्लॉय हायर कर ली है, बहुत लेजी है।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जहां नीलम अपना सिलाई का काम शुरू करके अब लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमाती थी, तो वहीं अमीर सोनिया ऑफिस में सारा दिन बॉस की डांट सुनती थी। ये एक दिन नीलम, आज माँ की दवा खत्म हो रही है, माँ के लिए दवा लानी है। भाभी ने दवा पहले ही ला दी है भैया, और अब देखो माँ की हेल्थ में भी पहले से ज्यादा सुधार है। अरे वाह, लेकिन तेरी फीस तो बाकी होगी ना? भाभी ने 4,000 रुपए दिए हैं, 2,000 और ऐड करने हैं बस। अरे वाह नीलम, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बस सिलाई से थोड़ी बहुत निकल आ रहे हैं पतिदेव, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अब सोच रही हूँ YouTube से और सिलाई के नए नए तरीके देख लूं, ताकि अच्छे पैसे कमा सकूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब नीलम YouTube से डिजाइनर कपड़े सिलना सीखती है, साथ ही साड़ी और ड्रेस में नए नए तरीके से कढ़ाई और मोती वर्क करना सीखती है, जिससे अब उसके पास पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं। एक तरफ गरीब नीलम के हालात धीरे धीरे सुधर रहे थे, तो वहीं सोनिया 1 लाख की जॉब में भी अब खुश नहीं थी। आए दिन वर्क प्रेशर से वो परेशान थी, जिससे उसे कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा था और बॉस से डांट पड़ती। वहीं उसकी ही फ्रेंड सुरुचि सोनिया की हर बात बॉस को लगाती, जिससे सोनिया की इमेज ऑफिस में और खराब हो जाती। वहीं सोनिया के ससुराल में सोनिया, तुम्हारी सैलरी आ गई होगी ना? अभी नहीं, बस आने वाली है। हाँ ठीक है, एक्चुअली इस बार मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी है, तो मैंने सोचा तुमसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, फिर लौटा दूंगा। और बीवी तो पर्सनल बैंक है ना? हाँ हाँ पतिदेव, क्यों नहीं। सोनिया के ससुराल वाले बहुत अमीर थे, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं थी। सोनिया अपनी कमाई भी खुद ही रखती थी, लेकिन सोनिया को लाइफ में काफी सक्सेसफुल होना था, जिसलिए वो MBA करके जॉब कर रही थी। सोनिया की लाइफ इतनी अच्छी थी कि वो कार से रोज ऑफिस जाती और कार से ही आती, और अपनी कमाई शॉपिंग, मेकअप और सेविंग्स में लगाती। कुछ दिनों बाद सोनिया की सैलरी आती है। सुरुचि, ये क्या? मेरी सैलरी तो 1 लाख है, लेकिन मेरे अकाउंट में केवल 40,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारा वर्क प्रॉपर नहीं था, और इस बारे में बॉस से बात करते हैं। मैंने सोचा था सुरुचि साथ रहेगी तो प्रमोशन जल्दी होगा, ये तो डिमोशन हो रहा है मेरा। सर, मैंने पूरे 26 दिन ऑफिस में काम किया है और ओवर टाइम भी, इसके बाद भी मेरे अकाउंट में 40,000 ही क्रेडिट हुए। सोनिया जी, आपकी वजह से इस महीने हमने 4 क्लाइंट खोए हैं। लॉस का केवल 1% हमने आपकी सैलरी से डिडक्ट किया है, तो आई होप आप समझ चुकी होंगी हमें आपकी वजह से कितना बड़ा लॉस सहना पड़ा है। नेक्स्ट टाइम ऑफिस में सोइएगा नहीं, काम करिएगा। यू मे लीव नाउ। ऑफिस का एटमॉस्फेयर अब सोनिया को बहुत बुरा लगने लगा। हर महीने उसकी सैलरी से अब डिडक्शन होता, कभी उसके ऑफिस एक्सपेंसेस पर, तो कभी छोटी छोटी गलतियों पर, जिससे उसकी 1 लाख सैलरी होने के बावजूद भी कभी उसे 1 लाख नहीं मिलते, बल्कि अब तो 20,000 पेमेंट भी मुश्किल से हाथ में आती, जिससे सोनिया डिप्रेस्ड हो जाती। वहीं नीलम की सिलाई और इम्प्रूव हो जाती है, जिस कारण नीलम के पास सिलाई के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं। सुनो जी, ये मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं, माँ जी की तबीयत में भी सुधार है, कीर्ति की फीस भी भर दी गई है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम घर रिकंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये लो, 2 लाख रुपए हैं, पिछले 4 महीने की सिलाई की कमाई। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बिजनेस इतना कमाल कर जाएगा। वाकई? जिसके बाद पवन और नीलम मिलकर अपने कच्चे पुराने घर की जगह एक पक्का मकान बनवाते हैं, और अब बहू के सिलाई का बोर्ड भी काफी अच्छा और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। एक दिन जब सुबह सुबह सोनिया ऑफिस जा रही होती है, तो वो नीलम का घर देखकर हैरान हो जाती है। ये नीलम का घर तो पहले टूटा हुआ था, बहुत पुराना था। ये अचानक से इस गरीब के पास पक्का घर बनवाने के पैसे कहाँ से आए? और बढ़िया घर बनवाया इसने तो। चलो कोई ना, गरीब थोड़ी अपग्रेड हो रही है। सोनिया ऑफिस जाती है, जहाँ उसके सभी एम्प्लॉय उस पर हंस रहे होते हैं। आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ? ये क्या बच्चों वाली पीपीटी बनाकर दी है तूने, इसीलिए हंस रहे हैं सब। सोनिया ने बीते दिन एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था, लेकिन सुरुचि नहीं चाहती थी कि उसका प्रमोशन हो, इसीलिए उसने सोनिया के प्रेजेंटेशन को एक कार्टून वाली पीपीटी में बदल दिया, और ऑफिस में सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर सोनिया उदास हो जाती है और बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से निकल जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जॉब में भी इतने स्ट्रगल है, फॉरेन से MBA करने के बाद भी सब उल्टा हो रहा है। सुरुचि मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर कितना नीचे गिर गई है। सोनिया ये सब सोच रही थी कि तभी उसे उसकी सास का कॉल आता है। सोनिया बेटा, संजय को हमने जो साड़ी ली थी याद है? तुम्हारा ब्लाउज सिल गया होगा, तो आज शाम में हमें बुआ के यहाँ जाना है, उनकी एनिवर्सरी पार्टी है, प्लीज तुम वही साड़ी पहना और ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। सास की बात सुनकर अब सोनिया और परेशान हो जाती है। ऑफिस के काम के चक्कर में सोनिया के ध्यान से ही निकल जाता है कि उसे साड़ी का ब्लाउज सिलने देना था। ओह शिट, सब गड़बड़ हो रहा है। माँ जी को अगर पता चला कि ये काम भी मैंने ढंग से नहीं किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी,
और बुआ जी के यहाँ जाने का सवाल है, इतनी जल्दी कौन ही डिजाइनर ब्लाउज सिल कर देगा। फिर सोनिया को ध्यान आता है कि नीलम भी तो सिलाई करती है, क्यों ना उससे ही सिलवा लिया जाए। चलो आज नीलम गरीब से ही ब्लाउज सिलवा लिया जाए, इसी बहाने उसकी कुछ पैसों की मदद हो जाएगी। जिसके बाद सोनिया नीलम के घर आती है, जहां अब उसकी सिलाई का बोर्ड काफी मॉडर्न हो गया था और अंदर अब उसने एक छोटा सा बुटीक तैयार कर रखा था जहां वो सिलाई करती थी। आज तुम यहाँ कैसे? मेरा ब्लाउज सिलना था, इट्स टू अर्जेंट, हो सके तो प्लीज इसे शाम तक तैयार कर दो। अच्छा लगा तुम यहाँ आई, डोंट वरी, तुम बैठी रहो, मैं तुम्हारे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसे तुरंत तैयार कर देती हूँ। नीलम सोनिया के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसका ब्लाउज कट करती है और बहुत ही सुंदर तरीके से डीप नेक बैकलेस ब्लाउज तैयार करती है। वहीं सोनिया नीलम का काम देखकर हैरान रह जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतना बढ़िया सिलाई करती हो, कोई टेलर इतनी जल्दी नहीं करके देगा। वैसे ही घर कैसे बनाया, कोई लॉटरी लग गई क्या? मैं कहा करती थी ना बिजनेस करूंगी, तो इसी सिलाई की कमाई से मैंने ये सब किया। सिलाई की कमाई से घर, इसमें इतना हो जाता है? हाँ, 50-60 आराम से आ जाते हैं। 50-60 रुपए में घर थोड़ी ना बनता है, पक्का लॉटरी लगी। बहू, ये शर्मा जी की बहू है ना, ये तो बहुत भोली है, 50-60 रुपए की बात कर रही है। 50-60 हजार तो कमा लेती हूँ महीने का। नीलम की कमाई सुनकर अब सोनिया को खुद पर शर्म आ जाती है। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी कमाई तो मुझसे भी अच्छी, महीने का 1 लाख कमाती हूँ। अब तक तो इंक्रीमेंट होकर 2 लाख तो हो ही गई होगी सैलरी। नीलम की बात सुनकर सोनिया के अंदर का तो बाहर आ जाता है। नहीं यार, कॉलेज टाइम में सोचा था बढ़िया MBA करके अच्छी जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, सक्सेसफुल वुमेन बनूंगी, लेकिन ये कॉर्पोरेट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। 1 लाख रुपए की सैलरी में 20,000 आना भी मुश्किल हो गया। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम साथ काम कर सकते हैं? तुम मेरे साथ काम करोगी? सीरियसली? तुम्हें दिक्कत ना हो तो? हाँ, मैंने डिजाइनिंग का कोर्स किया है, MBA किया है, मुझे मैनेजमेंट अच्छे से आता है, तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्यों ना हम मिलकर एक बुटीक शुरू करें, डिजाइन मैं तैयार करूंगी, तुम अपनी क्रिएटिविटी देना और उसे सिलना, साथ में मार्केटिंग मैं कर लूंगी। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे फंक्शन में जाना है, देर हो रही है। फिर सोनिया वहां से चली जाती है। वहीं बुआ जी के यहाँ सभी सोनिया के कपड़ों की, विशेष रूप से ब्लाउज की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह सोनिया, तुम्हारी साड़ी तो कमाल की है, और ये डिजाइनर ब्लाउज कहाँ से सिलवाया, कौन से डिजाइनर ने सिल कर दिया है, हमें भी बताओ। बुआ जी, हमारे ही यहाँ एक बुटीक वाली है, उससे ही सिलवाया है, आप भी आइएगा। जरूर, घर पर। सोनिया के जाने से त्रिशा के ससुराल में हमारी इज्जत और बढ़ गई। सही कहा जी, सभी बहुत खुश थे दीदी के यहाँ और बहू की खूब तारीफ भी हुई। अब इतनी तारीफ के बाद सोनिया नीलम से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद सोनिया और नीलम अपनी सारी सेविंग इन्वेस्ट करके नीलम के घर के छत वाले एरिया में एक बड़ा सा बुटीक तैयार करते हैं, जहां नीलम बढ़िया बढ़िया डिजाइनर कपड़े तैयार करती है और सोनिया नीलम के बुटीक की मार्केटिंग करती है। नीलम बढ़िया बढ़िया डिजाइनर कपड़े तैयार करती है और सोनिया नीलम के बुटीक की मार्केटिंग करती है। नीलम, ये देखो, मैंने ये नया डिजाइन तैयार किया है, इससे हमारे बिजनेस को किक मिल सकती है। थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत है, बाकी ये डिजाइन हिट कर जाएगा। जिसके बाद नीलम मार्केट से महंगे डिजाइनर कपड़े लेकर आती है और उसे बढ़िया से डिजाइन करके सुंदर सी ड्रेस तैयार करती है। नीलम और सोनिया की मेहनत रंग लाती है, वो डिजाइन सच में बहुत हिट जाता है और मार्केट में सभी नीलम के बनाए कपड़ों की मांग करने लगते हैं। जब से सोनिया और नीलम साथ आए थे, उनका बिजनेस तेजी से ग्रो होने लगा था। दोनों जितना भी कमाती आपस में आधा आधा बांट लेती। नीलम, कीर्ति की शादी। चिंता न करिए जी, हम अपनी कीर्ति की शादी काफी धूमधाम से करेंगे। जिसके बाद नीलम और पवन मिलकर कीर्ति के लिए लड़का देखते हैं और नीलम और सोनिया मिलकर कीर्ति की शादी का गाउन, उसकी मेहंदी और हल्दी का आउटफिट सब खुद से डिजाइन करती हैं और बड़ी ही धूमधाम से कीर्ति की शादी करवाते हैं। सभी कीर्ति की शादी में उसके कपड़ों की और शादी की अरेंजमेंट की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, निधि काकी के घर आई है, लक्ष्मी माँ आ गई, कितनी मेहनत करके नीलम ने सब कुछ किया और देखो तो आज कीर्ति की शादी कितनी धूमधाम से हो रही है। वहीं शादी के बाद विदाई के समय, भाभी थैंक यू सो मच, आपने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बाकी हम सबकी लाइफ बदल दी। हमारे माथे से गरीबी का टैग हटा दिया, आज आपकी वजह से मुझे अच्छा ससुराल मिला, थैंक यू भाभी। जिसके बाद कीर्ति विदा हो जाती। वहीं सोनिया की आंखों में भी आज आंसू थे। मैं हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया करती थी कि गरीब लड़की क्या ही कर लेगी, लेकिन थैंक यू नीलम, आज तुम गरीबी से ऊपर आई और देखो ये अमीर लड़की तुम्हारे अंडर में काम कर रही है। आज तुम्हारी वजह से मुझे रोजगार मिला, मेरी MBA की डिग्री का घमंड खत्म हो गया। फिर सोनिया नीलम को गले लगा लेती है।
भावुक नहीं होते यार, मैं तो कभी तुमसे गुस्सा हुई नहीं, मेरे हालात ही थे जो मुझसे रूठे थे। कोई ना, चलो अभी बहुत काम है मैडम। ननद की शादी के बाद सोनिया और नीलम फिर से काम में लग जाती हैं। सोनिया और नीलम अपनी बुटीक में ढेर सारे डिजाइनर कपड़े तैयार करती हैं और उन्हें मार्केट में लॉन्च करती हैं, जिससे अब उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगता है और बहुत ही कम समय में मार्केट में दोनों बहुओं का नाम हो जाता है और अब उनके पास डिजाइनर कपड़ों के भारी ऑर्डर आने लगते हैं। दोनों एक बुटीक से शुरू करके एक बढ़िया सा ऑफिस तैयार करती हैं, जहां वो अपने अंडर में कई लोगों को रोजगार देती हैं और उनसे काम करवाती हैं। इस तरह नीलम और सोनिया का बिजनेस चल पड़ता है। अरे वाह, मेरी बहू तो उस जॉब से ज्यादा यहाँ तरक्की कर रही है। सही कहा स्वाति जी आपने, देखो दोनों में नहीं पड़ती थी, आज दोनों के एकजुट होने से सब कुछ कितना बदल गया। दोनों गरीब अमीर बहू मिलकर एक साथ सफल होती हैं और बहुत नाम